सभापति महोदय, मांग संख्या 24 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया है, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, राजस्थान में और देश में उच्च शिक्षा पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी पर बात रखूंगा। राजस्थानी राजस्थान प्रदेश की मातृभाषा है। इनको संरक्षण और संवर्धन करना राज्य सरकार को फर्ज है। आजादी पछा भाषा राजकाज और पढ़ाई लिखाई शू मारा करी जी अपनी भाषा अपने प्रांत में ओपरी होगी। सभापति महोदय, गोवा की कोंकणी मान्यता शू पहली राजस्थानी भाषा बन गई। झारखंड में मगई, भोजपुरी समेत 17 भाषावां, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, मेघालय में खासी और गारो, सिक्किम में भूटिया और लेपचा और पश्चिम बंगाल में खमतपुरी और राजवंशी ऐसी भाषावां हैं जिनकी बिना संवैधानिक मान्यता गई राजभाषा बनाई गई। इशू अब बात सिद्ध हुए कि कोई भी राज्य अपने राज्य की भाषा ने बिना संवैधानिक मान्यता का भी राजभाषा को दर्जो दे जा सके। राजस्थान में और भाषावां पढ़ेगा प्रतिभा की नौकरी लागे, पण राजस्थानी पढ़ेड़ाई कोई मौको कोनी। वो अन्याय है। राजस्थानी ने बेंगी राजभाषा को दर्जो दियो जानो चाहिए। सागे स्कूल और कॉलेजा में राजस्थानी विषय को विस्तार करनो चीज है। हमारी सदन शु मांग। मैं अपनी बात उच्च शिक्षा पर शुरू करने से पहले राजस्थान में केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की 2 साल पहले हुई नियुक्ति पर मैं अपनी छोटी सी बात रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, डॉक्टर आरपी सिंह कुलपति राजस्थान केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की नियुक्ति राजभवन द्वारा अगस्त माह में 3 वर्षों के लिए की गई, जिन्होंने 23/8/2019 को पद ग्रहण किया। आरपी सिंह की नियुक्ति नियमों को ताक पर रख के की गई, क्योंकि महोदय सेवा काल वो अपने सेवा काल के 2 वर्षों के लिए श्री BL जोशी कुलाधिपति राजभवन उत्तर प्रदेश द्वारा निलंबित किए जा चुके थे, जिसकी प्रतिलिपि भी हमने सदन में पहले उपलब्ध करवाई। अतः निलंबित किए हुए संदिग्ध व्यक्ति को और शिक्षा के मंदिर में कुलपति जैसे गरिमा में पद पर आसीन करना राजस्थान के कृषि स्नातक करने वाले विद्यार्थियों पर घोर कुठाराघात है। सभापति महोदय, इस कुलपति महोदय पर कई तरीके के इल्जाम भी हैं, आरोप भी हैं, और उन्होंने राजस्थान में कोविड-19 में वित्तीय संकट आने के बावजूद भी कई तरीके के वित्तीय घोटाले भी किए। इसलिए उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से मेरी मांग है कि राजस्थान के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की जांच की जाए। मेरी दूसरी मांग है, सेट के एग्जाम पर सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि RPSC द्वारा सहायक आचार्य पद के लिए विज्ञापन निकाला गया। इस पद की योग्यता के लिए सेट का प्रावधान है, जिसका आयोजन अंतिम बार 2013 में किया गया था। बहुत सारी योजनाएं राजस्थान में ऐसी हैं जिनका आयोजन 2013 में किया गया। बीच में ये अनपढ़ टाइप के लोग आए, इन्होंने सारा सौदा बंद कर दिया था। सेट का आयोजन न होने से लाखों विद्यार्थी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित हो जाते हैं। MBC भरतपुर, धौलपुर के जाट वर्ग व अन्य आरक्षित वर्गों के हितों में सेट परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, ताकि इन वर्गों के साथ न्याय हो सके। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में पंजाबी विषय में PhD कराने की तरफ भी करूंगा। गंगानगर हनुमानगढ़ में बहुत सारी पंजाबी फैमिलियां रहती हैं जो पंजाबी भाषा में शिक्षा ग्रहण करती हैं, इसलिए पंजाबी विषय की महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में PhD शुरू की जाए। मैं 2014 की कॉलेज व्याख्याता के शेष परिणाम जारी करने, उनकी नियुक्ति करने की मांग भी दोहराऊंगा, जिसके हाई कोर्ट ने SC/ST में 5% की छूट दी, लेकिन राज्य सरकार अपील में चली गई सुप्रीम कोर्ट में, जो कि SLP वापस लेकर के 2014 के व्याख्याता भर्ती को पूरा करने का काम करेंगे। मैं मेरे भादरा में राजकीय महाविद्यालय में अगले स्तर में PG करने की मांग भी दोहराऊंगा। मैं मेरी मांग ये भी दोहराना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को समय पर दी जाए। सभापति महोदय, मैं आपको एक आंकड़े की तरफ लेके जाऊंगा जो उच्च शिक्षा में देश में हो रहा है। शिक्षा पर खर्च में भारत दुनिया में 136वें नंबर पर है।
लेकिन होमवर्क कराने में भारतीय एक नंबर पर है। शिक्षा पर जो बड़े देशों में बजट का जो खर्च होता है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं। नॉर्वे में जीडीपी का 28.97% और शिक्षा पर खर्च होता है 1.87% और न्यूजीलैंड में 14.95%, ब्रिटेन और उसका 1% शिक्षा पर खर्च होता है, हिस्सेदारी 6.31% है, अमेरिका में 6.9%, ऑस्ट्रेलिया में 5.9%, फ्रांस में 5.20%, जर्मनी में 4.22%, जापान में 4.08% और हिंदुस्तान में उच्च शिक्षा पर खर्च होता है मात्र 2.7%। उच्च शिक्षा के हालात कैसे सुधरे? सभापति महोदय, उच्च शिक्षा में केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी कि देश में उच्च शिक्षा के केंद्रीय संस्थानों में आरक्षित श्रेणी के कितने कितने पद खाली। एक आंकड़ा ये बताता है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह बात लोकसभा में बताई कि उच्च शिक्षा केंद्रीय संस्थानों में अन्य पिछड़ी जाति यानी ओबीसी के लिए आरक्षित अध्यापकों की ज्यादा सीटें खाली हैं, वहीं एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 40% सीटें खाली। सभापति महोदय, इससे अलग प्रबंधन के लिए बेहद प्रसिद्ध भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM में 60% से अधिक ओबीसी और एससी श्रेणी के पद खाली हैं। अनुसूचित जाति एसटी के 80% पद खाली हैं। आरक्षित पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। सभापति महोदय, इसका अर्थ एसटी के लिए आरक्षित 24% पदों में सिर्फ 5 नियुक्तियां हुई हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भी आंकड़ा इसी तरीके का है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी इंगित करना चाहूंगा कि भारत उच्च शिक्षा तंत्र विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा का तंत्र है। सभी को उच्च शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की नीति के अंतर्गत संपूर्ण देश में महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई। पिछले 70 वर्षों में आजादी के बाद देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 40 गुना बढ़ी है, महाविद्यालयों की संख्या 80 गुना बढ़ी है, विद्यार्थियों की संख्या भी 80 गुना बढ़ी है, शिक्षकों की संख्या भी 30 गुना बढ़ी है। लेकिन विकसित देशों में कम संस्थानों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर ध्यान दिया गया, जो हिंदुस्तान में एक तरफ दरकिनार है और एक ही संस्थान में हजारों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जबकि भारत में जरूरी बुनियादी सुविधाओं के बिना हजारों कॉलेज चल रहे हैं, जहां केवल कुछ हजार विद्यार्थियों को पढ़ाने की व्यवस्था है। देश में इंजीनियरिंग और प्रबंध कॉलेज भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन उनकी गुणवत्ता नहीं बढ़ रही है और न ही इंडस्ट्रीज की बदलती जरूरतों के मुताबिक उनके पाठ्यक्रम अपडेट हो रहे हैं। सभापति महोदय, निजी महाविद्यालय कागज पर तो खोल दिए गए, लेकिन अनियमितताएं व्यापक हैं तथा इनमें सुविधाओं का अभाव है। ये सुविधाएं भवन, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, इंटरनेट, शिक्षकों की योग्यता और संख्या से संबंधित हैं। हालात ये है कि मोटी फीस देकर के भी इन कॉलेजों में एमबीए इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहे लाखों युवा जो मोदी जी के 2 करोड़ के बहकावे में आकर के डिग्री तो प्राप्त कर ली, पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा। सभापति महोदय, हालात ये है कि मोदी मोटी फीस देकर के एमबीए और इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने वाले बेरोजगार आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे। जीविकोपार्जन की मजबूरी बहुत ज्यादा उनको सता रही। सभापति महोदय, ऐसे में स्किल इंडिया का नारा, मेक इन इंडिया का नारा हवाई हो गया, फुर्र हो गया। हायर एजुकेशन से जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने हाथ पीछे खींचा है, उससे ये स्पष्ट है कि ये अनपढ़ टाइप के लोग देश में अनपढ़ लोगों की फौज खड़ी कर देना चाहते हैं। थोड़े दिन पहले केरल में एक चुनाव था, कुछ जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत गए। पत्रकारों ने केरल के मुख्यमंत्री से पूछा कि ये लोग कैसे जीत गए, तो केरल के मुख्यमंत्री ने कहा वहां पढ़ाई का स्तर थोड़ा डाउन है, इसलिए ये जीत गए। पढ़ाई का स्तर ऊंचा होता तो ये नहीं जीतते। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ
भी इंगित करना चाहूंगा, जिस लोकतंत्र की दुहाई ये दे रहे हैं, पिछले 4 घंटे से लोकतंत्र के असली हत्यारे यही है। 250 लोगों की कत्ल के जिम्मेदार यही है, किसानों की दुर्दशा के जिम्मेदार यही है, अरे विधायकों को खरीदने की मत करने वाले यही है। राजस्थान में इनकी पार नहीं पड़ी, इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके मुरोड़े उठ रहे, इनको गद्दी चाहिए, गद्दी ऐसे नहीं मिलेगी सभापति महोदय। ये जो पागलपन है, ये पागलपन प्रदेश की जनता देख रही, वो पढ़ा लिखा लोग देख रहा है। जो मोदी के राज में रोजगार खत्म हुए, उद्योग बंद हुए, उच्च शिक्षण संस्थान बंद हुए, IIM बंद हुआ, रोहित वेमुला के हत्यारे ये हैं, ये उन लोगों खालिद के हत्यारे ये हैं, ये लोग JNU को बंद करने वाले लोग ये हैं, JNU को बंद करने की साजिश रचने वाले, हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में सीटें कम करने वाले लोग ये हैं, प्रोफेसरों की सीटें इन्होंने कम की है, विद्यार्थियों की सीटें इन्होंने कम की है, ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय को तोड़ने वाले लोग हैं। आज इनके पेट में दर्द हो रहा, अगर प्रदेश की जनता पट गई, प्रदेश की जनता लिख गई, प्रदेश की जनता लिख गई तो ये बर्बाद हो जाएंगे। मैं इनका आंकड़ा बताता हूं, 2014-15 में इन्होंने बजट में 4.1% हिस्सा खर्च करने का प्रावधान किया, फिर 15-16 में 3.97%, मैं केंद्र का आंकड़ा बता रहा हूं सभापति महोदय, 2016 में 3.66%, 2017-18 में 3.71%, 2018-19 में 3.54%, यानी केंद्र में इनके आने के बाद उच्च शिक्षा पर बजट का पतन हुआ। ये अनपढ़ों की फौज है, ये अनपढ़ों की फौज है। इस अनपढ़ों की फौज में एक पागल आदमी भी बैठा जिसे समाज को खतरा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, शिक्षा पर खर्च होगा, शिक्षा से देश की पीढ़ी आगे बढ़ेगी, शिक्षा से रोजगार होगा, शिक्षा से विज्ञान आगे बढ़ेगा, शिक्षा से कुतर्क खत्म होगा, शिक्षा से कल तर्क नहीं आएंगे। इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा। ये विरोध कल भी कर सकते थे, लेकिन आज इन्होंने इसलिए किया, जो 4 महाविद्यालय खुले उस दिन नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कही कि किरण माहेश्वरी के नाम पे कॉलेज कैसे खोल दिया, अब मुझे भी मरना पड़ेगा, दिवंगत होना पड़ेगा, ऐसी इनकी सोच है। मैं इस सदन में गंभीर निंदा करता हूं। हमारे जो 4 साथी आज सदन को छोड़ के चले गए, उनके नाम पर जो महाविद्यालय खोला गया, उसके लिए मैं CM मुख्यमंत्री की अशोक गहलोत का धन्यवाद पारित करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, जब शिक्षा की बात आएगी तो स्वामी केशवानंद को हम याद करेंगे, शिक्षा की बात आएगी हम हमारे गुरुकुलों को याद करेंगे, जब शिक्षा की बात आएगी हम एकलव्य को भी याद करेंगे। लेकिन ये क्या है, ये इनको कोई याद नहीं करेगा, ये रगड़े जाएंगे, क्योंकि किसानों के खून के हत्यारे, उनके खून के छिट्टे इनके कपड़ों पर लगे हुए। पिछले 5 महीने से किसान सड़क पर पड़े, इनको कभी दर्द नहीं होता। आज ये कह रहे लोकतंत्र खतरे में, अरे लोकतंत्र उस दिन खतरे में था जिस दिन आपने दिल्ली को चारों तरफ से सीखचों में खींच दिया था। लोकतंत्र जब खतरे में था जब रावड़ा गढ़साना में आपने गोलियां चलाई, लोकतंत्र जब खतरे में था जब सोयला में आपने गोलियां चलाई, लोकतंत्र जब खतरे में था तब आपने देश के किसानों नौजवान को सुना नहीं। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना 1956 में हुई। अब सरकार द्वारा UGC का नाम बदल करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया किया जा रहा। नाम बदलने से योजना प्रभावित नहीं होती सभापति महोदय, नाम कुछ भी बदल दो। हायर एजुकेशन में जिस तरीके से बजट कम किया गया, नाम बदलने से शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी। सभापति महोदय, जिस तरीके से IIT, IIM, AIMS यूनिवर्सिटी वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से प्रतिस्पर्धी में थी, उनको पीछे ले जाने का काम किया। पिछले 5 साल में विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में कितने विद्यार्थी, उनके अनुपातिक शिक्षक और व्याख्याता कितना है, आज
बहस इस पर करनी है। आज उच्च शिक्षा शिक्षण संस्थानों में शोध कार्य, शोध गुणवत्ता किस स्तर पर किए जा रहे हैं, आज हमें इस बात पर चर्चा करनी है। शोध का स्तर कम हुआ, निजी विश्वविद्यालयों में सिर्फ फर्जी नाम चल रहे, शोध का काम नहीं हो रहा। इसलिए सबसे ज्यादा इन्होंने अपने कार्यकाल में निजी विश्वविद्यालय खोले। आज उनका हित साधने के लिए बैठे कि कहीं सदन में यह बात न आ जाए कि निजी विश्वविद्यालय वाले फर्जीवाड़ा कर रहे। शोध हेतु प्रवेश कराने वाले तथा उच्च शिक्षा हेतु छात्रों का सम्मान किस प्रकार से किया जाए, उच्च शिक्षा तक पहुंचे, उनकी सहूलियतों के बारे में ध्यान रखना होगा। हमारे शिक्षण संस्थानों की भारतवर्ष के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग किस स्थान पर है, ये हमें देखने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैंने पहले बताया था, दुनिया में शिक्षा पर खर्च करने वाले देशों में 136वें नंबर पर हम। हमें महाशक्ति बनाने का संकल्प दिखाने वाले लोग शिक्षा पर पैसे खर्च नहीं कर रहे। सिर्फ नारों से देश महाशक्ति नहीं हो जाएगा, सिर्फ झूठे सुधारों से, नाम बदलने से शिक्षा में हम आगे नहीं निकल जाएंगे। शिक्षा के लिए बजट का 10वां हिस्सा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए आज सभापति महोदय, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि विभिन्न सामाजिक संस्थाओं पर शोध मार्च करते हुए विभिन्न बुद्धिजीवी एवं शोधार्थियों को आगे आने का मौका देना चाहिए और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का स्तर बढ़ाना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि शिक्षकों और विद्यार्थियों की स्वायत्तता का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे तो इसके बाद कोई बड़ा कार्य संभव नहीं होगा। विश्वविद्यालयों को बोझिल वातावरण से निस्तारण करते हुए सुरुचिपूर्ण, हल्का और विचार प्रधान बनाना पड़ेगा। महाविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों के लिए, यूनिवर्सिटी में छात्रों और व्याख्याताओं के लिए बोझिल वातावरण से पीछा छुटाना पड़ेगा। उच्च शिक्षा अधिक प्रभावी, चुस्त, गतिशील और प्रगतिशील विचारों वाली होनी चाहिए। ये जो दक्षिणपंथी लोग शिक्षा की बात आते ही जिस टाइप के नारे लगा रहे हैं, मुझे तो यूं अचंभा हो रहा है कि जैसे ये कोई गलती से किसी यूनिवर्सिटी में चले गए हो, आगे से तो पता नहीं, गलती से किसी यूनिवर्सिटी में चले गए तो पता नहीं। सभापति महोदय, ये डेमोक्रेसी की पहचान भी नहीं कर पाए अभी तक। सभापति महोदय, भारत को कह रहे युवाओं का देश है। मैं खेल मंत्री से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के हर ब्लॉक पर जिस तरीके से महाविद्यालय खोलने की तैयारी चल रही है, खेल मंत्री महोदय, आप पूरे राजस्थान में हर ब्लॉक में इंडोर स्टेडियम बनाएंगे। हर स्कूल, 12वीं तक के स्कूल में खेल के लिए उचित व्यवस्था करेंगे। 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड से लेकर के हर कॉलेज में ये सुनिश्चित करेंगे, हर यूनिवर्सिटी में, कि खेल के लिए कोच हैं या नहीं है। राजस्थान की सरकार से हम लोग इल्तिजा करेंगे कि खेल के लिए महत्व दिया जाए। अगर हमारे बच्चे खेलने के लिए जाएंगे, अगर हमारे बच्चे ग्राउंड पर जाएंगे, तो कम से कम हमारे बच्चे ऐसे नहीं बनेंगे, बुद्धिजीवी होंगे, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, तर्क वाले होंगे। जिनके पास तर्क होगा ऐसे कदापि नहीं बनेंगे। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि जो मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में घोषणा की है खेल के संबंध में, उस घोषणा को हमें और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आज की इस घटना पर भी ले जाना चाहूंगा। सभापति महोदय, जो पिछले कई दिनों से हम विधानसभा में देख रहे थे, इनकी कोशिश ये थी कि मुद्दे पर बहस की बजाय किस तरीके से विधानसभा को डिस्टर्ब किया जाए। सभापति महोदय, जो जून में, जुलाई में घटना हुई राजस्थान में, वो सामान्य घटना नहीं थी, वो घटना बहुत बड़ी थी। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा के बाद जिस तरीके से राजस्थान में उनके मुंह वापिस गिरे, इनके पेट में दर्द उसी दिन से हो रहा था। सभापति महोदय, पूरे हिंदुस्तान में इनका वापसी शुरू हो गई और राजस्थान में इनका
सरकार गिराने का रथ रुक गया, उसी की भड़ास निकाल रहे हैं ये दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद के अंदर झांके कि केंद्र का मंत्री जिसके जिम्मे जल शक्ति मंत्रालय है, राजस्थान की नहरों के लिए 1 रुपया बजट नहीं लेके आए। राजस्थान के किसान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 2017 में आपने खाने बंद किए, 15 में आपने विभाग खत्म किया, उसके लिए बजट लाइए। उसकी जब जांच की बात आई तो ये आज उनको बचाने में लगे हुए। सभापति महोदय, सच्चाई ऐसी चीज है जो चेहरे पर आए बगैर नहीं रहती। सच्चाई ऐसी चीज है जो सामने आए बगैर नहीं रहती। ये कितने नारे लगा लें, इनकी लोकतंत्र विरोधी नीतियां पूरा हिंदुस्तान पहचान चुका। ये सोनार बांग्ला का नाम ले रहे। मैं कहता हूं राजस्थान को सुंदर बनाने में आपने क्या किया। अरे रायशीनगर का कॉलेज, भगत सिंह कॉलेज 2014 में आपने वापिस निजी किया था। संगरिया का मीरा कॉलेज आपने वापिस निजी किया था, वो कॉलेज वापिस सरकारी हुए। आपने ऐसे काले कारनामे किए राजस्थान में जिसे शिक्षा का स्तर गिरा था। आपने 17,000 स्कूल बंद किए थे, 17,000 स्कूल, झूठे मत हंसो, 17,000 स्कूल बंद किए थे आपने राजस्थान में। जब शिक्षा पर डिबेट की बात आई तो तुम वो करने लगे। ये कोई नारा नहीं है, ये अपनी नाकामी छुपा रहे सभापति महोदय। प्रदेश की जनता देख रही है उच्च शिक्षा में जिस तरीके से हमारे शोध का भारतीय संदर्भ जटिल होता जा रहा है, उसकी उपादेयता और गुणवत्ता को लेकर उच्च शिक्षा के लाभार्थियों में असंतोष फैल रहा। सभापति महोदय, शोध कार्यों में दोहराव एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अन्य कारणों के शोध में जैसे इन भावना पैदा हो रही है। वैज्ञानिक शोधों पर सरकार अभी जितना खर्च कर रही है, ये खर्च नाकाफी। सभापति महोदय, हमारी जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ध्यान दिलाते हैं कि अपनी शिक्षा प्रणाली की बदौलती अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, सूचना तकनीकी, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतनी तरक्की की है जिसका हिंदुस्तान को अंदाजा भी नहीं। इन सब के पीछे वहां के विश्वविद्यालयों में किए गए शोध कार्यों का बहुत बड़ा हाथ। सभापति महोदय, दुनिया भर में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुए शोध में से 1/3 शोध जो अभी अमेरिका में हो रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका आगे बढ़ रहा। इसके ठीक विपरीत भारत में सिर्फ 3% शोध पत्र प्रकाशित हो पाते। भारत में इस शोध का कार्य बढ़ावा देने के लिए जतन किए जाते रहे, लेकिन आज भी देश में हो रहे शोध की न केवल मात्र बल्कि उसकी गुणवत्ता को लेकर हम अन्य देशों की तुलना में काफी पिछड़े हुए। सभापति महोदय, शोध के विषय में हमें आत्मालोचना करने की जरूरत है। राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में संबंधित ताजा पेपर लीक प्रकरण चर्चित रहे हैं, जिसके तहत एसओजी ने भी विशेष कार्रवाई में विश्वविद्यालय के शिक्षक, गोपनीय शाखा के कर्मचारी, कोचिंग संचालक, पासबुक एवं पुस्तकों के प्रकाशन की मिली भगत उजागर हो रही। हमें इन चीजों पर ध्यान देते हुए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ को रोकना पड़ेगा। सभापति महोदय, उच्च शिक्षा और शोध संस्थान पर क्षेत्र में जो माफिया पैदा हो रहे हैं, उनका गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। उन माफियाओं का इनके साथ क्या कनेक्शन है, इस बात का भी हमें पता करना पड़ेगा। जो उच्च शिक्षा के माफिया हैं वो इनसे मिले हुए हो सकते हैं, इसलिए इस बात का भी हमें पता करना पड़ेगा। सभापति महोदय, इस योजना के अंतर्गत सरकारी कॉलेजों को अत्यधिक धन और सुविधाएं दी जाती हैं, तो वहां प्रोफेसरों का मूल्यांकन, विद्यार्थियों का मूल्यांकन और ज्यादा तेज होगा। प्रोफेसर जो ठेके पर रखे हुए हैं, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को अनुदान मिलेगा तो समय पर उनका भुगतान भी होगा और विद्यार्थियों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी। हर वर्ष लाखों की संख्या में
स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धारक निकलते हैं, लेकिन रोजगार परखता मात्र 10%। आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों में नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षित युवाओं को सही दिशा में ले जाया जाए, रोजगार उनको दिया जाए, उच्च क्वालिटी की शिक्षा उनको दी जाए। सभापति महोदय, उच्च शिक्षा हेतु सरकार की भूमिका उच्च शिक्षा संस्थानों को मदद करने, उन्हें कोष प्रदान करने, विद्यार्थियों को कर्ज वित्तीय गारंटी के साथ देने, पाठ्यक्रम और उसकी गुणवत्ता में एक रूपता लाने, शैक्षिक विकास योजना बनाने तक सीमित ना रह करके उससे आगे का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। इस समय भारत की लगभग आबादी 25 साल से कम उम्र की, इस आबादी में जो नौजवान हैं वो झूठे झांसे में किसी के रहने वाले नहीं। जो लोग 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आए थे और उन्होंने लोगों को जाति और धर्म में बांटने का काम किया, नस्ल में लिंग में बांटने का काम किया, जिन्होंने पूर्व पश्चिम में बांटने का काम किया, जिन्होंने राज्यों में बांटने का काम किया, वो नौजवान आज 2 करोड़ रोजगार की मांग कर रहा। मैं इस नौजवान की बात में बात मिलाते हुए ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा पर खर्च 10% हो और शिक्षा परक नौजवानों को रोजगार सुनिश्चित सरकार करे, और लोकतंत्र में जिस तरीके से किसानों के हत्यारे हमारे सामने बैठे, इनको सबक सिखाए किसान और नौजवान। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जनता की एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद और लोकतंत्र के हत्यारे मुर्दाबाद।